नमस्कार, मैं हूं आशुतोष जन्ना में। आज बात करेंगे पटना में हुई लालू की परिवर्तन रैली। यूं तो रैली में लालू ने नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरी, लेकिन असल मकसद था दोनों बेटों को राजनीति का अखाड़े में उतारना। अगर कॉर्पोरेट जबान का सहारा लें तो लालू ने अपने बेटों को सियासत में लॉन्च कर दिया है। लालू ने ताल ठोक कर कहा कि उनके बेटे तो लालटेन थामेंगे ही। जाहिर है रैली से कोई परिवर्तन हो न हो, आरजेडी में पीढ़ी परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया। सवाल है, हमारी राजनीतिक पार्टियां नेताओं की पुश्तैनी जागीर क्यों बनती जा रही है? लालू का बेटा, हमारा गोलराव का बेटा, सबका बेटा बेटी कंपनी लालटेन नहीं उठाएगा तो कमल उठाएगा, तुम्हारा तीर उठाएगा। हमारे आंदोलन को, आपके आंदोलन को नीचे दिखाना चाहता है। पटना के गांधी मैदान में कुछ यूं ही दहाड़ते दिखे लालू यादव। लालू ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी राजनीतिक विरासत और पार्टी की बागडोर उनके दोनों बेटे ही संभालेंगे। मंच पर लालू राबड़ी तो मौजूद थे ही, बेटों को धक्का मुक्की के बीच कुछ इस अंदाज में पेश किया गया। लोकसभा चुनाव तक केवल उनके छोटे बेटे तेजस्वी ही सक्रिय थे, लेकिन इस बार बड़े बेटे तेज प्रताप की जबान पर भी राजनीति का रंग चढ़ गया है। राजनीतिक का कैरियर का शुरुआत होगा कि नहीं होगा वो तो जनता जानती है। जनता जनार्दन वो मालिक है। जनता चाहेगी जिस तरफ मोड़ने का, जैसे नदी रास्ता मोड़ती है वैसे ही हम लोग चलेंगे। लालू ने इस रैली को नीतीश सरकार के खिलाफ परिवर्तन रैली का नाम दिया। लालू का दावा है कि बिहार की जनता नीतीश के शासन से उकता गई है। नीतीश पर लालू ने आरएसएस की गोद में खेलने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगले चुनाव में जनता नीतीश को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन विरोधी भी इस रैली का मकसद केवल बेटों को राजनीति की राह पकड़ाना मान रहे हैं। कम से कम मेरे कल्पना से बाहर की बात थी कि लालू जी के भाषण में कहीं धार नहीं थी, कहीं दिशा नहीं थी। ये रैली परिवर्तन रैली, ये प्रोजेक्शन रैली है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करने वाले क्या लालू अकेले हैं? क्या इस देश के सियासी जीनोम में ही परिवारवाद शामिल नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम पार्टियों में बाप के बाद बेटे या तो गद्दी संभाल रहे हैं या फिर दावेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला हो, मुलायम के बाद अखिलेश हो, देवगौड़ा के बाद कुमार स्वामी हो या फिर करुणानिधि का खानदान, हर जगह कहानी तो यही दोहराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IRN7। इस फैसले एजेंडा के 5 सवाल हैं। आखिरकार राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद का शिकार क्यों होती जा रही है? दूसरा सवाल, विचारधारा के नाम पर शुरू हुई पार्टियां नेताओं की पुश्तैनी जागीर क्यों बनती जा रही है? परिवारवाद की ये बीमारी क्षेत्रीय दलों में ही सबसे ज्यादा क्यों? क्या राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई की बजाय खानदानी कारोबार बन गई है? और सबसे अहम सवाल, क्या सामंतवाद और परिवारवाद हमारे लोकतंत्र की बुनियाद में ही मौजूद है? ये वो सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। जाहिर है किसी रैली की कामयाबी और नाकामी से बड़ा सवाल है कि आखिर हम कैसा परिवर्तन चाहते हैं। हमारा एजेंडा साफ है, नेता पार्टी को जागीर बनाना बंद करें। बात करने के हमारे साथ खास मेहमान है पटना से आरजेडी के रामकृपाल यादव, रांची से प्रभात खबर के संपादक हरिवंश, लखनऊ से कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी, दिल्ली से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के कमाल फारूकी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और राजनीतिक विशेषज्ञ पुष्पेश पंत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। पुष्पेश जी, आज लालू प्रसाद की रैली आपने देखी, अगर उसमें यह कहें कि एक साथ 2 बेटों को लॉन्च किया, तो ये किस नजरिए से उसको आप देखना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कई विरोधाभास हैं। वो कहते हैं कि एक तीर से 2 शिकार। यहाँ 2 तीर से जो शिकार हो रहा है उसकी किसी की गुंजाइश नहीं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला माहौल है। और आपने कहा कि वो अगर कॉर्पोरेट मुहावरे का उधार नहीं तो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मगर दिक्कत यह है कि ये वो प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपायरी डेट पिताश्री की पहले स्पष्ट आ गई है। आपने जागीर का उल्लेख किया तो एक खंडरनुमा इमारत है जिसको दिखा के कोई पुरखा अपने बच्चों से कह रहा है कि भैया यहाँ कभी एक बुलंद इमारत हुआ करती है, तुमसे बन पड़े तो उसकी मरम्मत कर लो, रोगन करवा लो इस पे। मुझे लगता नहीं कि इसमें थोड़ी बहुत भी जान है। इस लालटेन में न तेल है न बाती है। बिल्कुल। रामकृपाल जी, जिस तरीके से रैली आप लोगों ने की, रैली करना एक किसी भी राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक हक है और उसमें लोगों की शिरकत करना उस राजनीतिक दल की ताकत और कमजोरी का एक नतीजा हुआ करता, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि पूरी राजनीतिक जो रैली थी वो बेटों को लॉन्च करने के लिए ज्यादा थी। देखिए, रैली पिछले 11 महीनों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के प्रत्येक जिला में जाकर के रैली जिला स्तर पर करने का काम किया जी। और इस रैली का एक ही मकसद था और जनता ने आदेश किया था
कि वर्तमान सरकार जो हर मोर्चे पर विफल हुई है, 7.5 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिहार में कोहरा मचा हुआ है। कोई ऐसा वर्ग और तबका नहीं है जो परेशानी हालत में नहीं है। नौजवान, किसान परेशान, शिक्षा दीक्षा सब समाप्त है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार आमतौर पे आपको सुनने को मिलेगा कि हर चीज में लोग परेशान हैं, किसान परेशान, वहां बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, गरीबों की संख्या, ये जो परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका हल कौन खोजेगा? इसका हल कौन खोजेगा? रामकृपाल यादव खोजेंगे या लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे खोजेंगे? कौन खोजेगा इसका हल? देखिए, आप हमारी बात को कृपया आशुतोष जी सुन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ। और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करिएगा तो मैं जवाब दे दूंगा। स्थिति यह है कि मैंने कहा इस रैली का उद्देश्य मात्र एक था, परिवर्तन करने का। और परिवर्तन यह है कि वर्तमान सरकार से जनता मुक्ति चाहती है और मुक्ति के लिए जनता ने इस रैली में शिरकत करने का काम किया। आज आपको अंदाजा नहीं होगा, 42 डिग्री गर्मी है, ताप था, सेल्सियस था, और उसमें लाखों लोग पटना में थे, पटना शहर में थे और गांधी मैदान में थे, और 9 बजे से लगातार 6 बजे तक लोग इकट्ठे रहे। रामकृपाल जी, फिर मैं आपको टोकूंगा। ये सब दर्शकों ने देखा टेलीविजन पे, ये सब आज दर्शकों ने देख लिया कि कितनी रैली थी, कितने लोग थे, सुबह से इकट्ठा, और सब टीवी टेलीविजन चैनल्स पे लाइव चल रहा था। मेरा सवाल यह है कि जिस समस्या का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका हल क्या परिवार के अंदर से निकलेगा या बाहर से निकलेगा? रामकृपाल यादव उसका हल खोजेंगे या तेजस्वी उसका हल खोजेंगे? वही तो मैं बोल रहा हूं कि इस इशू को डाइवर्ट किया गया। हाँ। जो सरकार के खिलाफ एक आक्रोश थी, जनता का जज्बा था, उसको नीतीश कुमार जी ने और उनके पार्टी के सहयोगी साथियों ने डाइवर्ट किया। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं सर, अगर किसी जज का बेटा जज बनता है कोई टिप्पणी नहीं, किसी प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनता है कोई टिप्पणी नहीं, किसी पुलिस का बेटा पुलिस बनता है कोई टिप्पणी नहीं, वकील का बेटा वकील बनता है कोई टिप्पणी नहीं, और किसी राजनेता का बेटा अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आना चाहता है, वो बड़ा हो गया है, इस काबिल हो गया है, उसे लोकतांत्रिक अधिकार मिली है कि वो समाज सेवा करे, राजनीति करे, तो उस पर क्यों रोक लगाई जा रही है? रोक लगाने की बात नहीं है। कन्याकुमारी तक रामकृपाल जी, कोई रोक लगाने के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन यह सवाल तो खड़ा होता है ना कि जब लालू यादव जी को जेल जाना होता है तो सीधे राबड़ी जी जो है वो बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तो यह सवाल तो खड़ा होगा ना, उस पार्टी में आप भी थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए? लोकतंत्र के अंदर पत्नी क्यों बनेंगी जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था? राबड़ी देवी को लालू यादव ने नहीं बनाया। मैं बिल्कुल विश्वास आपको दिलाता हूं, बिहार की जनता जिनको चुनकर एमएलए ने भेजा था, विधानमंडल की बैठक हुई और बाद जबरदस्ती राबड़ी देवी नहीं बनना चाहती थी, वो शपथ ग्रहण करने जा रही थी, उस समय रो रही थी, नहीं चाहती थी, वो तो घर में रहकर अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों के दायित्व को निर्वहन कर रही थी और करना भी चाहती थी। यही तो मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं। राबड़ी देवी, यही तो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारी पार्टी ध्वस्त हो जाती। नहीं, यही तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो महिला बनना नहीं चाहती थी, किचन रसोई संभालती थी, उसको आप ही की पार्टी के लोगों में उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं मिला। रामकृपाल यादव नहीं बन सकते थे मुख्यमंत्री, राबड़ी जी बन सकती है मुख्यमंत्री। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। राबड़ी देवी ने 7 साल तक मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और बाखूबी बिहार की जनता की सेवा करने का काम किया है, उनके बेदाग ना करके। रामकृपाल जी, उनके इस प्रतिभा को दुनिया ने देखा 7 साल बाद, लेकिन जिस दिन बनी उस दिन तक उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। ये तो राजशाही हो गई ना। जिम्मेवारी मिली, बिहार की जनता ने जिम्मेवारी दी। क्वालिफिकेशन क्या था? विधायकों ने दी, दूसरी बार बिहार की जनता ने उन पर जिम्मेवारी दी। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? को निभाया। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी मुख्यमंत्री बनने की? वो बीवी थी ना। यही तो भारतीय लोकतंत्र का एक भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये खूबसूरती नहीं है कि एमए पीएचडी किए हुए ही कोई मुख्यमंत्री बने। आम आवाम, जो जनता, चाहे वो कितने पढ़ा लिखा हो, मगर उसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, तो वो बनता है। और राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री कमाल फारूकी साहब, क्या क्वालिटी के आधार पर सिलेक्शन हुआ था? पढ़े लिखे हैं फारूकी साहब,
क्वालिटी के आधार पर सिलेक्शन हुआ था? मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। खुद हमारे जो भाई कह रहे हैं जी, वो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि जो सिचुएशन बतला रहे हैं वो ये बतला रहे हैं कि जब राबड़ी जी आई हैं तो उस वक्त वो बल्कि रो रही थी, किचन में बैठी हुई थी, अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही थी, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, मार्केट मतलब जो सियासी काम के अंदर जो काम करने चाहिए थे उनको बिल्कुल उसका कोई अनुभव नहीं था, कभी आज तक सियासत में आई नहीं थी, कभी उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर था नहीं, लेकिन सडनली उनको बनाया गया। तो सवाल यहां ये पैदा होता है कि इसका मतलब जो आप बात कर रहे हैं, बात तो वही है कि अगर हम ये इस बात आपकी पूरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि एक आदमी का दूसरा बेटा या रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो अपने जो कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर करेगा, अपना जो काम है उसके ऊपर करेगा, लेकिन एक लेडी हम उनकी इज्जत करते हैं, वो उन्होंने वो अलग लोकतंत्र है ना वो साथ, लेकिन जिस दिन उनको बनाया गया था, मुगलिया सल्तनत तो है नहीं, अकबर के बाद जो है वो जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद नहीं सर मुगलिया है ना, ये तो उसमें तो ऐसे ही होता था। आपकी पार्टी में भी तो यही हो रहा है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा। मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, प्रतीक यादव, डिंपल यादव, आजम खान और कितने नाम बताएंगे? या तो मुलायम सिंह यादव बनेंगे या फिर अखिलेश यादव बनेंगे। ऐसा मेरे ख्याल में थोड़ा ऐसा आपने बहुत सारे उदाहरण पहले भी गिनाए, वो उसमें बीजू पटनायक के सुपुत्र का नाम आप भूल गए, मगर मुझे लगता है सवाल ये नहीं है। अगर जो भाई साहब ने, रामकृपाल जी ने भी कहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो पहले डॉक्टरी पढ़ के बनता है, वकील का बेटा वकालत पढ़ के बनता है, और इसी तरह राजनीति में कुछ परिवारों में वंशज ऐसे हैं जो योग्य हैं और मुख्यमंत्री पद की विरासत सौंपे जाने के पहले निर्वाचित हो चुके थे। उनमें उमर अब्दुल्ला हो, सुखबीर बादल हो, नवीन पटनायक हो, अखिलेश यादव हो और अखिलेश यादव हो। उनसे कोई तुलना ऐसे तेजस्वी की नहीं की जा सकती जो क्रिकेट के मैदान में फिसड्डी साबित होने के बाद अब दूसरे मैदान में आने की कोशिश। तेजस्वी हमारे साथ खुद बहुत तेजस्वी, आप पूरी बात सुन रहे होंगे, बड़ा आपको मजा भी आ रहा होगा। पहले ये बताइए, क्रिकेट के मैदान से अचानक राजनीति में आने का फैसला आपका है या आपके पिताजी का है? देखिए, पहले अभी ये कह रहे थे कि हम फिसड्डी क्रिकेट में साबित हुए हैं, तो मेरा ये मानना और तमाम और भी क्रिकेटरों का ये मानना है कि जो फर्स्ट क्लास अगर क्रिकेट खेल लेता तो वो सफल क्रिकेटर होता है। अब बात आई राजनीति की में, तो आप जानते हैं कि 2010 में हमने 90 जगह पार्टी के लिए प्रचार करने का काम किया। तब से ये सिलसिला चला रहा, जब भी हमारी मुलाकात उस दौरान हुई हमारी तेजस्वी आपकी तरीके से पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता आपकी उम्र के होंगे, उनको लालू यादव अपने साथ लेके 90 रैलियों में नहीं उन्होंने प्रचार करवाया। आप इसलिए प्रचार करने गए क्योंकि आप लालू यादव के बेटे थे। क्या बात कर रहे हैं? लालू यादव के बेटे थे। उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर बिहार में सबसे ज्यादा अगर युवाओं को मौका दिया है तो लालू जी ने मौका दिया, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। लालू जी अपने साथ लेके गए क्या प्रोजेक्ट करने के लिए? मजदूर महिला थी, उनको एमपी बनाने का काम किया। और ये विरोध कौन करते हैं? ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं जिनको लालू जी ने मौका दिया? आपको याद होगा कि आज तक हमारे परिवार में से ना तो मेरी किसी बहन या भाई का पॉलिटिक्स में नाम होगा, ना तो हमारे पास कोई पार्टी का भी पोस्ट है। हमने तो ये माना कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यानी आपको काबिलियत के ना तो हमारी चुनाव लड़ने की, नहीं आप बात सुन लीजिए, ना तो हमें चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है, ना ही मेरा उम्र है, अभी 1-1.5 साल शॉर्ट है। अभी तो हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और जो बिहार को, युवाओं को जो ठगने का काम किया है नीतीश जी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा, आपके चाचा है वो? बात कीजिए, शिक्षा की क्या स्थिति है? हाँ, चाचा है, हम सम्मान करते हैं, बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं, वो अच्छा काम करेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे, मगर वो गलत काम कर रहे हैं। तेजस्वी, आप पढ़े लिखे हैं, क्या चीज का हुआ? आप पढ़े लिखे हैं, आप तेजस्वी, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को जानते हैं और समझते हैं इस बात को कि आप आज हमारे सामने बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लालू यादव के बेटे हैं। अगर आप लालू यादव के बेटे नहीं होते तो बाकी तमाम कार्यकर्ताओं की तरह आप 10 साल, 20 साल, 15 साल करते और तब बात होती। डिसएडवांटेजेस भी हैं, हाँ। बहुत सारे बात की बात करेंगे डिसएडवांटेजेस पे। लोगों की नजर होती है, लोग ढूंढते हैं कोई कमियां निकल जाए। एडवांटेजेस तो होती है, मैं मानता हूं, और मैं खुशी जाहिर करता हूं कि मेरे को इस परिवार में जन्म मिलना जहां अच्छी संस्कार मिली। और डिसएडवांटेजेस तो ज्यादा है, नेगेटिव बातें ज्यादा होती है। बिल्कुल डिसएडवांटेज बिना आए हुए अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, बिहार की जनता, युवाओं के संघर्ष, उनके लड़ाई में हम उनका योगदान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है कि हम बिहार के नागरिक? ना बिल्कुल, अगर हम आरजेडी का झंडा नहीं उठाएंगे तो आरएसएस का झंडा उठाएंगे। तेजस्वी, अरे बिल्कुल यही बिल्कुल पॉलिटिकल जुबान आपने अपने पिताजी से सीख ली है कि अगर हम आरजेडी का झंडा नहीं उठाएंगे तो क्या आरएसएस का झंडा उठाएंगे। अच्छी शुरुआत है आपकी। बिहार का युवा त्रस्त हो चुका है। सर तेजस्वी, एक मिनट, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी है, कैप्टन अभिमन्यु भी है, साथ ही रीता बोगड़ा जोशी भी है और हरिवंश जी भी हमारे साथ है। रीता जी, जो ये जो परिवारवाद की बात की जा रही है, तेजस्वी की जुबान आपने देखी, अच्छी जुबान बोल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि राजनीति में अच्छा मकाम हासिल करें, बट
ये आरोप तो आपकी पार्टी में भी है ऊपर से नीचे तक। तो राजनीति में क्या भारतीय लोकतंत्र जो है वो अब परिवार के जरिए ही चलेगा क्या? देखिए, 2-3 विषय उठे मैं बहुत गंभीरता से सुन रही थी जी। सबसे पहले तो आज लालू यादव जी ने एक परिवर्तन रैली का आयोजन किया, करोड़ रुपए खर्च किए, लाखों लोग इकट्ठे किए जी। और आज विषय पे बात होनी चाहिए थी कि बिहार में शासन की क्या स्थिति है और क्या कमियां हैं, क्या बेहतर हुआ, क्या बिगड़ा। लेकिन आज पूरा फोकस बदल गया। फोकस इसलिए बदल गया क्योंकि जो मंच सजाया गया उसमें बड़े नेता तो द्वितीय पंक्ति में बैठे और पूरा परिवार प्रथम पंक्ति में बैठा। मैं समझती हूँ किसी भी परिवार का अधिकार है राजनीति में आने का। अगर रोकना चाहूंगा, हम लोग मंच पे बस एक बार आए, वो भी जनता के बुलाने पे, तो उसे निश्चित रूप से राजनीति में आने का अधिकार है जी। सभी बच्चों को है। मैं भी किसी बड़े बाप की बेटी थी, मैं भी आई, मेरे पिता भी बड़े नेता थे जी। परंतु एंट्री पॉइंट कब हो और कैसे हो और किस तरह से ग्रूमिंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहते हैं जी जी। और आप कार्यकर्ता हैं तो पहले आपको जमीनी स्तर पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। हम टीवी पे कब दिखना शुरू हुए? राजनीति में आने के 15 साल के बाद। मैं 1989 में आई और 2004-5 से आप लोगों ने मेरा कॉग्निसेंस लेना शुरू किया। तो मैं समझती हूँ ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। परिवारवाद कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। जनता के बीच से उभर कर अगर आते हैं जी जी। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इस बात को मानती हूं। मतलब आपके कहने का मतलब इम्पोज एक जी जी। सब लोग जो कह रहे हैं, देखिए दो बात देखिए आप आशुतोष जी, आज बिहार में जो स्थितियां हैं, लालू जी का 15 साल शासन चला उनके और उनकी पत्नी का, लोग ऊब गए थे, उन्होंने परिवर्तन किया, नीतीश जी को लाए। आज इन लोगों का कहना है आरजेडी का कि लोग नीतीश जी से उबे हुए हैं, लेकिन कमियां हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा बिहार में, बिहार में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिहार में पंचायती राज ध्वस्त कर दिया गया है। महिलाओं को सिर्फ आरक्षण देने से काम नहीं चलता। आज सारी ताकत डीएम्स के हाथ में चली गई है। सड़कों का काम नहीं हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो यू वी हैव टू सी कि वहां पर वास्तव में पोजीशन क्या है। बट रीता जी जो बात आप कह रही है, बट आप जो बात कह रही, पिछले दिनों ही रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार कंसिस्टेंटली पिछले 4 सालों में कम से कम 12% की ग्रोथ, 10% की ग्रोथ, 11% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है और ये इसको एक ऑल्टरनेट मॉडल के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। जो बात आप कैप्टन अभिमन्यु, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि भाई जैसा कि हेमवती नंदन बोगड़ा की बेटी है रीता बोगड़ा जी, उनका कहना है कि भाई इंपोज नहीं होना चाहिए नेता और किसी को भी राजनीति के अंदर आने का अधिकार है, सिर्फ नेता का बेटा इसलिए नहीं आने का अधिकार है, यह भी गलत होगा। क्या आपको लगता है कि यह तर्क सही है? आशुतोष जी, आपने आज एजेंडा के माध्यम से भारत के लोकतंत्र में एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा किया है। आजादी के 65 वर्षों बाद आज भारत के लोकतंत्र की यह स्थिति है कि जहां लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए था, आज वंशवाद और परिवारवाद ने उसकी जड़ों को कमजोर करने का काम किया है। आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो सक्षम, क्षमतावान, योग्य युवा हैं, आज उनके सामने परिवारवाद से पोषित, परिवारवाद से और वंशवाद से निकले हुए अनेकों नौजवान जिनका कोई अनुभव नहीं, सामान्य नौजवान के सामने जिनमें कोई योग्यता नहीं, अगर तुलना करें आज के सामान्य नौजवान की, वो देश में नेता बन करके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इससे तो आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है कैप्टन अभिमन्यु, आपकी पार्टी भी अछूती सारी नहीं। बातें बिल्कुल आपने देखिए, एक जगह क्या नुकसान हुआ, एक जगह पर एक्सेप्शन होती है, एक जगह पर रूल होता है। आप मेरी बात को, रीता जी, मैं आपकी बात को बड़ी पेशेंस से सुन रहा था, बड़े धैर्य से सुन रहा था। परिवार था, आशुतोष जी आप इंटरव्यून करें, मेरा निवेदन है। आशुतोष जी, रीता जी आप सॉरी, एक मिनट कैप्टन जी को बोलने दीजिए प्लीज। गलत कर रहे हैं प्लीज आपको मौका, आप बोलेंगे कैप्टन अभिमन्यु। देखिए, मैं आपके सामने कह रहा था कि आज देश में जिस प्रकार से स्थिति है कि परिवारवाद और वंशवाद के माध्यम से देश की संसद का ये चित्र है कि 30 वर्ष से कम आयु के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो एक अकेली पार्टी के हैं जो सारे के सारे परिवारवाद से हैं जी, और 40 से कम उम्र के जो सांसद हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा सांसद वो परिवारवाद से पोषित निकले हुए हैं, वंशवाद से निकले हुए लोग हैं। ये कहां देश की राजनीति में सिद्धांत, आदर्श, विचार कहां पर रह गया है? कैप्टन मैं आपको रोकूंगा। मैं जो आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी में जसवंत सिंह जी बड़े नेता थे, उनके बेटे मानवेंद्र सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटा दुष्यंत सिंह जी, मैंने एक मौलिक अंतर आपको बताया जी कि एक तरफ रूल है, एक तरफ एक्सेप्शन है,
और जो हम एक्सेप्शन में भी हम दावा के साथ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो एक्सेप्शनल हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए लगातार कार्यकर्ता, ये तो हर पार्टी का आदमी कहेगा। अभी तेजस्वी भी यही बात कह रहे थे। स्पष्ट तुलना दे रहा हूं आपको, जनता जिताकर भेज रही है, आप जनता के विश्वास को नकार कैसे सकते हैं? चलिए, आप जनता के विश्वास की बात, आपको वोट दिया है जी, हाँ, नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए, राज्यसभा में भेजिए, आप एमएलसी मत बनाइए। पर अगर कोई लोकसभा जीत रहा है, कोई विधानसभा जीत रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जनता का निर्णय गलत है। नहीं, दुर्भाग्य है रीता जी, आज देश की राजनीति पर जो पार्टियों के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र की कमी आई है, उसके कारण से ये परिवारवाद और वंशतंत्र आज देश के लोकतंत्र पर हावी हो रहा है, जिससे कुल मिलाकर के देश की राजनीति के अंदर ही मूल्य आज कम दिखाई दे रहे हैं। परिवारवाद और वंशवाद उसका बहुत बड़ा कारण है। आप उसके जड़ में जाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे साथ प्रभात खबर के ग्रुप एडिटर इन चीफ हरिवंश जी इस वक्त हमारे साथ। हरिवंश जी, ये जो रोग है भारतीय राजनीतिक पार्टियों, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी का तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक राहुल गांधी तक का है, बट अगर क्षेत्रीय पार्टियां देखें तो शायद ही कोई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जिससे अछूती हो, ये क्यों? दरअसल बहुत दिलचस्पी से मैं सुन रहा था यह बहस। मूल समस्या वंशवाद की इस ओर भारतीय राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोगों का इशारा किया था और कहा था कि कैसे राजनीति अब नए राजाओं, नए सामंतों और नए जमींदारों के हाथ फंसती जा रही है। जी। उन्होंने नेहरू परिवार के संदर्भ में यह सवाल उठाया और आज आशुतोष ये दुर्भाग्य है कि जो लोहिया के परम शिष्य इस इलाके हिंदी बेल्ट में कहे जाते हैं, देश के दूसरे इलाके में भी जी, उन बड़े नेताओं के वंश आज वही काम कर रहे हैं, वो बड़े नेता वही काम कर रहे हैं जो कभी लोहिया की छत्र छाया में वंशवाद के खिलाफ बात किया करते थे। जी। दूसरा, एक फ्रेंच राइटर की जो भी हाल में किताब आई, उसमें आपने देखा होगा कि जो नए सांसद आए हैं, जिसका उल्लेख पहले मैं सुन रहा था, वो चाहे बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे क्षेत्रीय दलों के हो, वो किस तरह से बड़े नेताओं के पुत्र रहे हैं। अब इसका एक इनिशियल एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर कोई जवाहरलाल जी के परिवार से है तो इंदिरा जी को कैसे अवसर मिला प्रधानमंत्री बनने का शुरू के दिनों में, जब ठीक है बाद के दिनों में बहुत डिसिसिव नेता के रूप में मानी गई, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के नहीं रहने के बाद कांग्रेस में और बहुत बड़े योग्य नेता थे जो लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ सामने आते। आप कल्पना करिए कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत नहीं हुई होती और वह इस भारतीय राजनीति में होते तो आज कितना बड़ा एक दूसरा अवसर मिला होता। इसलिए जो बड़े नेता हैं उनके पुत्रों को एंट्री पॉइंट पर जो एडवांटेज मिलता है वो एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां पहुंचने में 25 वर्ष लगते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज देखें आप, तमिलनाडु से शुरू करें, करुणानिधि के परिवार के लगभग 200 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके सगे संबंधी कैसे राज कर रहे हैं। जी। आप देश के दूसरे हिस्सों में और देखिए, पवार साहब के परिवार में देखिए, आप चले आइए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के परिवार के 1 दर्जन से लोग अधिक राज कर रहे हैं। यही हालत बिहार की दिखाई देती है। अब आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि इसके खतरे क्या हैं। अभी बंसल जी का प्रकरण पूरे देश में। हरिवंश जी माफ करिएगा, खतरों के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन जो सवाल कमाल फारूकी साहब हरिवंश जी ने उठाया कि वो जो लोहिया के अनुयायी थे, जो लोहिया की बातों को मानने वाले लोग थे, दरअसल उन्हीं में जब ये दिखा तो शायद ज्यादा। फारूक अब्दुल्ला ना माने तो बात अलग है, करुणानिधि ना माने तो बात अलग है, लेकिन लालू यादव और मुलायम सिंह के यहां अगर ये बात होती है या तो थोड़ी सी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए जो हालात तब्दील हो रहे हैं, लोहिया साहब की जो भी तालीमात थी उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जैसे कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बेटा मीडिया में आएगा, प्रोफेसर साहब का बेटा लेक्चरर बनेगा, अगर वो अपनी कॉम्पिटेंस की बुनियाद के ऊपर आ रहा है और जैसे रीता जी ने कहा कि अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर निकल कर आ रहा है, डेफिनेटली उसको एडवांटेज होगा, एंट्री पॉइंट पर एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन अगर वो खिदमत कर रहा है, इलेक्ट होकर आ रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस में आप राहुल जी का मिसाल ले लीजिए। मैं आपको इंटरप्ट करूं जी, फारूक अब्दुल्ला का एग्जांपल लीजिए, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद अब उमर अब्दुल्ला, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे। मतलब काबिलियत क्या ठाकरे परिवार में ही है या फिर अब्दुल्ला परिवार में ही है? और लोगों में कुछ पार्टी में काबिलियत नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, एंट्री पॉइंट का एडवांटेज जरूर मिलता है। एंट्री एडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज मिलता है। देखिए मैं आपको इसकी बिल्कुल उदाहरण इस तरह से देता हूं
मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो नई फॉर्म स्टैब्लिश करेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। वो प्राइवेट स्पेस में है, वो पब्लिक स्पेस में नहीं है, पब्लिक जीवन में नहीं है। वो आपको उदाहरण दे रहा हूं कि मसले की ये नेचुरल फिनोमेना है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। पुष्पेश नहीं, मेरे ख्याल में फारूकी साहब जो कह रहे हैं उससे मैं इत्तेफाक करता हूं। मुझे लगता है भारत का जो समाज है उसमें इनकम टैक्स की परिभाषा में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अब बाकी जमात वाले उसे माने या न माने, मुझे लगता है हमारे यहाँ जो गिरिराज जैन बहुत पहले कह गए कि भारत का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं वंशवाद हमारे रक्त मांस मज्जा में है। और देखिए, ऐसा कि मेरे लड़के ने तो मायूस किया, प्रोफेसर नहीं बना, आपकी कोई संतानी नहीं, वो मीडिया में आएगा नहीं। मगर आज अगर आप देखें तो खबर में टिप्पणी आ रही थी, कपिल सिब्बल साहब के लड़के को वकील के रूप में ये सफाई देनी पड़ी है कि अपने पिता के मंत्री बनने के बाद उन्होंने वोडाफोन की वकालत नहीं की थी। मुझे लगता है जो आप बात उठा रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण है, पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस की। आज के हिंदुस्तान की मजबूरी ये नहीं कि कुंबा परस्ती हो रही है, प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस का फर्क खत्म हो रहा है। पॉलिटिक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट बिजनेस बनती जा रही है, ये खतरा है जो कुंबा परस्ती का है। बट रीता जी, जब ये सवाल खड़ा किया जाता है, आशुतोष जी मुझे बताइए। जी बताइए रीता जी। आशुतोष जी मुझे बताइए, आप डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड देखिए जी, सबसे एडवांस डेमोक्रेसी बड़ी हम है, लेकिन सबसे एडवांस है अमेरिका, यूएसए जी। अब यूएसए की डेमोक्रेसी को आप स्टडी करिए, अगर फैमिलीज के एक नहीं कई कैनेडीज हैं, उसके बाद क्लिंटन भी अब तक आ गए, बुश फैमिली थी, जिन लोगों ने एक के बाद एक उन्होंने एंट्री पॉइंट लिया और अपने आप को प्रूव किया। इंदिरा जी को सहस्त्राब्दी महिला माना गया। ये बात भूल जाइए कि इंदिरा जी ने खुद प्रपोज किया था कि लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, और जब पार्टी ने कहा कि नहीं अब आप टेक ओवर करिए, शी बिकेम द लेडी ऑफ द मिलेनियम। सो द क्वेश्चन इज, हम जो सवाल कर रहे हैं कि आप अगर 1, 2, 3, 4, 5 लगातार चुनाव जीत रहे हैं और जनता जिता रही है, आप में विश्वास व्यक्त कर रही है, तो फिर ये प्रश्न कहाँ रह जाता है जनतंत्र में कि अगर मैं एक बड़े नेता के घर में पैदा हुई तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। हाँ, जनता रिजेक्ट कर देगी। हजारों ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं, जिनकी प्रोजेनी रिजेक्ट हो गई है, वो घर बैठ गए हैं। रीता जी, पर डेमोक्रेसी मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी। अगर आपकी स्वीकार्यता है जी, तो आप नेता हैं, अगर आप नेता हैं तो आपको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, बट ये एक बहुत बड़ा सवाल का सवाल नहीं है। कैप्टन अमनी जी, कैप्टन अमनी तेजस्वी में आप माफ करेंगे, आप लोगों को रोकूंगा। ये महत्वपूर्ण सवाल जो रीता जी ने उठाया कि भाई अगर लोकतंत्र के अंदर क्या नेता का बेटा है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। दूसरा सवाल इस बात को लेकर, अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं उसका सवाल खड़ा करने वाले। लेकिन यहीं पे पेच है इस पूरे खेल के अंदर, और पेच इस बात को लेकर यह है, क्या एक पार्टी के अंदर सिर्फ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला या ठाकरे परिवार हो या करुणानिधि का परिवार हो या फिर शरद पवार का परिवार हो या बीजू पटनायक का परिवार हो या फिर मुलायम सिंह यादव का परिवार, क्या काबिलियत इन्हीं के अंदर है? कहीं हमारा लोकतंत्र आके सिकुड़ तो नहीं गया है और कहीं ये खतरनाक प्रवृत्ति तो नहीं पैदा हो रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस महत्वपूर्ण में हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी लौटते हैं।